सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के भूगोल विषय का पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव का आगे का प्रकरण वन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा कि सलीमा अपने दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी और बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वैसे वैसे वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें बदलाव आ रहा था। और ये सब था स्थल की ऊंचाई के कारण, यानी स्थल की ऊंचाई और वनस्पति में जो अंतर है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान पर, नमी पर, स्थल की ढाल पर और मिट्टी की परत की मोटाई कितनी है, इन चीज़ों पर निर्भर करती है। और इसी आधार पर हमने प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य भागों में बांटा था। वन पहला प्रकार था और दूसरा घास, तीसरा हमने बांटा कांटेदार झाड़ियाँ। तो आज हम इसी प्राकृतिक वनस्पति का पहला भाग वन, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब वनों का अगर हम वर्गीकरण करें तो वन कई प्रकार के होते हैं। तो उसमें से पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन्हें वर्षावन भी कहते हैं। ये देखिए नीचे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये इतने घने होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे जंगल तक नहीं जा पाता है। तो ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में कि जैसे ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क और ये मकर रेखा। तो जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ पर दृढ़ काष्ठ यानी मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, यानी इन्हें पृथ्वी का जो फेफड़ा वो कहा जाता है। इसके बाद देखिए कि एनाकोंडा ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है और ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। और यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को मार सकता है और उसे खा भी सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जैसे हमने पहले ही भी पढ़ा था कि पर्णपाती मतलब पत्तियों को गिरा देना। ये शुष्क होते हैं और अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ये देखिए नीचे चित्र, आपको इसी प्रकार के ये वन दिखाई दे रहे हैं जिसकी पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं और जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम हैं। दृढ़ काष्ठ जो वृक्ष हैं फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि। ये देखिए नीचे चित्र दिखाई दे रहा है, बाघ है, लंगूर है, इस तरह से कई जानवर हैं इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए कि यहाँ 2 प्रश्न हैं। भारत में शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं और उन राज्यों के नाम बताइए। तो देखिए जो शीतोष्ण सदाबहार वन हैं वो नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल और असम में पाए जाते हैं, यानी पूर्वी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत में ये पाए जाते हैं। और जो शीतोष्ण पर्णपाती वन हैं वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरल में पाए जाते हैं। इसके बाद
दूसरा प्रश्न है कि भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए कि भारत में अधिकतर हैं वो शीतोष्ण पर्णपाती वन और मानसूनी वन पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। जैसे हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन। हमने देख लिया उष्णकटिबंध हिस्सा है वो ये वाला था, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। अब यहाँ से यहाँ तक वाला जो ये वाला हिस्सा है ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। जैसे ये नीचे आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है इसी प्रकार के वनों का, ये भी हमेशा सदाबहार ही रहते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांस, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों ही प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। इसके बाद है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांशों की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वहाँ हमें शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जैसे ये नीचे आपको चित्र दिखाई दे रहा है पर्णपाती वन का, ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांस, ऐश, बीच आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये देखिए ये फीजेंट दिखाई दे रहा है आपको और ये मोनाल पक्षी है जो कि ऐसे शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति। जैसे कि आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के जो अधिकांश भाग हैं वहाँ शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। तो महाद्वीप के जो पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे ये देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये अंगूर के बाग लगे हुए हैं। तो यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसीलिए इनका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, यानी जो फल खट्टे होते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और यहाँ वन्य जीवन है वो बहुत ही कम होता है। अब देखिए इसके बाद कि क्या आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक फलों की खेती की जाती है, उत्पादन होता है, इसीलिए इन्हें विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इसके बाद है शंकुधारी वन। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है इसके उच्च अक्षांशों में यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेंगा भी कहते हैं। तो देखो कि रूसी भाषा में टेंगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं और इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य या अखबारी कागज़ बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए, जो बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है।
चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। ये देखिए आपको यहाँ इसी प्रकार के जो वन हैं उनके चित्र दिखाई दे रहे हैं कि ये शंकुधारी वन है और ये इन्हीं शंकुधारी वनों पर बर्फ़ है वो ढकी हुई है। तो ये हिमाच्छादित शंकुधारी वन है। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे घास के बारे में कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्र तक फैले हुए हैं। जैसे ये भूमध्य है, पृथ्वी है, माफ़ कीजिए, और ये भूमध्य रेखा है, तो इसके यहाँ और यहाँ दोनों तरफ किसी भी ओर से ये उग सकते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है और यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंची बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ उष्णकटिबंधीय घास स्थल है और इनकी घास है वो कई बार है वो 3 से 4 मीटर तक ऊंची बढ़ सकती है। इसके बाद शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप पाई जाती है। इसके बाद देखिए कि जो विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल हैं उन्हें अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल है उन्हें पूर्वी अफ्रीका में सवाना कहते हैं, ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं उन्हें अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहा जाता है। तो इस तरह से इनके अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्रों में रखे गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें तो क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? हाँ, तो भारत के अंदर थार का मरुस्थल है जो काफ़ी बड़ा है। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम जिन्हें आप पहले भी जान चुके हैं। तो जैसे हमने देखा है हमारे यहाँ भारत में विशेष तौर पर राजस्थान में रेगिस्तान के अंदर जो रेगिस्तान का प्रमुख जानवर है वो है ऊँट और उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति भी मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है और इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो इन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। तो देखो कि फर का मतलब कि लंबे लंबे मोटे मोटे बाल होते हैं, वो इन्हें ठंड से बचाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो इस प्रकार से हैं: सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने कुछ घने वनों के चित्र दिखाए और कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। तो उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते थे और इसीलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। तो ये देखिए आपको यहाँ चित्र में कुछ
जानवरों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, वालरस, ध्रुवीय भालू और सील। तो ये ध्रुवीय जंतु होते हैं जिनके शरीर पर मोटे फर और मोटी चमड़ी होती है। तो सलीमा आगे सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो फिर वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल और मेवे आदि मिल पाएंगे? तो क्या आप सलीमा से सहमत हैं? तो हाँ, हमें भी यही लगता है कि अगर मनुष्य इसी प्रकार से वनों को काटता रहा तो आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल और मेवे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ इस वनस्पति और प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें और इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दीजिए। तो देखिए कि वनस्पति जिसमें सभी पेड़ पौधे, वन, झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ सब आते हैं, और प्राणी जगत यानी जिसमें मनुष्य और जीव जंतु सभी सम्मिलित हैं। तो इस तरह से वनस्पति और जो भी प्राणी जगत हैं वो अपने आसपास के पर्यावरण पर और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और पर्यावरण के अंदर भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु सम्मिलित हैं। तो हम क्या है कि इनका संरक्षण करके ही वनस्पति और प्राणी जगत में जो कमी आ रही है, जो विविधता में उनके कमी आ रही है, उसे हम संरक्षित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।